नजदीक से गुजर गई तो ये फिर इसको अपनी तरफ ही खींच लेगा। और अगर कोई वस्तु इस ब्लैक होल के सराउंडिंग एक लिमिट होती है भाई, जिसको कहा जाता है इवेंट होराइजन, ठीक है। और ये जो लिमिट है ये काल्पनिक सीमा है। काल्पनिक का मतलब कोई अलग से आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, वो बस उस ब्लैक होल की ही एक बाउंड्री टाइप की सी होती है, एक लिमिट होती है कि अगर उस वस्तु ने उसको क्रॉस कर लिया इवेंट होराइजन को, अब 100% श्योरिटी है कि वो ब्लैक होल के अंदर समाएगा। 100% श्योरिटी है, ठीक है ना। तो इवेंट होराइजन किसी भी ब्लैक होल के परितः या उसके सराउंडिंग में एक ऐसी लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक ऐसी डिस्टेंस होती है कि अगर जिसको किसी ने भी क्रॉस कर लिया, भले वो कोई भी खगोलीय पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवन लाइट भी क्यों नहीं है, तो वो भी अब अंदर ही खिंचता चला जाएगा और वो आपके ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। और अगर उसने इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं किया तो फिर भी चांसेस है कि वो आपका जो है वो उससे प्रभावित होकर के साइड में से निकल जाए, ठीक है। पर आप देखोगे प्रभावित हुआ भयंकर तरीके से, हुआ ऐसा बहुत दूर से जा रहा था, सीधा जाना चाहिए था, पर ब्लैक होल ने खींच लिया उसको, तो पूरा बदल दिया, उसका रास्ता ही बदल दिया। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत जबरदस्त होती है, क्यों? क्योंकि अनंत द्रव्यमान है, तो इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट ग्रेविटी हो जाती है, जिसके कारण से वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, कोई भी चीज उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। और ढंग से अगर कोई चीज उसके नजदीक से निकली है, ढंग से उसके फट्टे में आ गई और इवेंट होराइजन को उसने क्रॉस कर लिया, अब 100% श्योरिटी है कि वो आपके ब्लैक होल के अंदर ही समाएगी। तो ब्लैक होल बेसिकली क्या है? अनंत द्रव्यमान जब एक पॉइंट पर आकर के संकेंद्रित हो जाता है तो इसको कहा जाता है ब्लैक होल। अब हमारे दिमाग में आता है भाई साहब ये चीज तो ठीक है, पर ये अनंत द्रव्यमान एक पॉइंट पे आया कैसे, ये ब्लैक होल बना कैसे, ठीक है। क्या पहले से हमेशा से मौजूद रहते हैं ब्लैक होल? नहीं भाई, ब्लैक होल जो है वो एक खगोलीय घटना का ही नतीजा होते हैं, ठीक है ना, कि कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होते हैं जिसके कारण से ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब ये खगोलीय घटना क्या है? ये है तारे की मौत। जब कोई भी तारा मरता है, डेथ ऑफ स्टार, तारे की जब मृत्यु होती है तो फिर आपके ब्लैक होल का जन्म होता है। अब आपको सब तारे की मौत होती है, तारे भी मरते हैं, बिल्कुल मरते हैं सब। तारा भी एक खगोलीय पिंड है, उसकी भी अपनी उम्र होती है और उसके बाद में वो कोलैप्स होता है, वो खत्म होता है। और जब तारा खत्म होता है तो फिर चांसेस होते हैं कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो। अब ये क्या चीज़ है, तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ब्लैक होल बनता है, कैसे बनता है? तारे की मृत्यु से बनता है, डेथ ऑफ स्टार जो है उससे आपका ब्लैक होल बनता है। अब एग्जैक्टली ब्लैक होल का ये नाम कहाँ से आया, ब्लैक होल है क्या? तो देखना भाई, ब्लैक होल में क्या है भाई, अनंत द्रव्यमान एक पॉइंट पे आके संकेंद्रित हो गया, ठीक है। इसके कारण से इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होगी कि हर चीज इसके अंदर ही समाई जा रही है। तो ये एक ऐसा गड्ढा है जहाँ पे हर चीज बस अंदर की तरफ जो समाई जा रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया होल। और इसका ग्रेविटी इतनी पावरफुल है, इतनी जबरदस्त पावरफुल होती है इसकी ग्रेविटी कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। कि अगर इवेंट होराइजन किसी भी प्रकाश ने क्रॉस कर लिया तो अब वो 100% ब्लैक होल के अंदर ही समाएगा। ब्लैक होल से बाहर कुछ नहीं निकलता भाई, कुछ भी नहीं आता ब्लैक होल से बाहर। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है, ये तो आजू बाजू की गैलेक्सी निपटा देता है। एक गैलेक्सी के अंदर आपके अरबों खगोलीय पिंड होते हैं, अरबों खगोलीय पिंड। और जब ब्लैक होल कहीं से गुजरता है पूरी पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर निपेट देता है। तो इसकी तो इतनी जबरदस्त ग्रेविटी है कि भाई साहब प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। और यही चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी तूफानी लगेगी यार। प्रकाश जब आप सोचने जाओगे तो आपको पता होगा, अपने से जो साइंस है वो, तो लाइट या प्रकाश जो होता है वो फोटोन से बना हुआ होता है, पता है आपको। और ये जो फोटोन होते हैं ये एक आवेश रहित, द्रव्यमान रहित कण होते हैं। मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल होता है। मासलेस का मतलब इसका मास या द्रव्यमान होता है 0, शून्य होता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि लाइट या जो प्रकाश है वो इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे तेज स्पीड से चलने वाली एंटिटी है। लाइट या प्रकाश से तेज कोई नहीं चल सकता, कुछ नहीं चल सकता इस ब्रह्मांड के अंदर। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज जो चलने वाली चीज है, जिसका कोई द्रव्यमान तक नहीं है, उसको भी ब्लैक होल की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच ले रहा है। और खींच के भी अगर उसने एक लिमिट क्रॉस कर दी तो इस तरीके से खींच ले रहा है कि उसको अपने अंदर समा ले रहा है, बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। अब आप सोचिए, देखो बाकी खगोलीय पिंडों के लिए क्या हालत करता होगा, जो लाइट को नहीं बख्श रहा है। तो इसके कारण से ब्लैक होल से बाहर कुछ नहीं जाता भाई, प्रकाश भी नहीं निकल सकता, ब्लैक होल से बाहर कुछ नहीं निकल सकता। और जब किसी भी चीज से कोई भी प्रकार का प्रकाश टकरा के वापस नहीं आता तो आपको वो चीज दिखाई नहीं दे सकती। समझ में आ रही है आपको चीज? आपको कोई भी चीज तभी दिखाई देती है जब उससे टकरा करके प्रकाश आपकी आंखों तक या कैमरे के लेंस तक पहुंचता है।
लेकिन ब्लैक होल से बाहर कुछ नहीं निकलता, उससे टकरा करके कोई प्रकाश स्वरूप, कोई खगोलीय पिंड, कुछ भी एक छोटी सी चीज भी बाहर नहीं निकल सकती। तो इसलिए ब्लैक होल से टकरा के कुछ भी बाहर नहीं आता, प्रकाश भी बाहर नहीं आता। और जब ऐसा होता है तो आपको वो चीज जो है वो दिखाई ही नहीं देगी, आपको बस एक जेड ब्लैक कलर का एक हिसाब किताब वहां पे दिखाई देगा कि जो अंतरिक्ष में जहां से भी गुजर रहा है ना, वहां पे आपको उस स्पेस टाइम फैब्रिक में पूरी कोई हलचल मचती हुई, गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी कि यार ये क्या हो रहा है। तो ब्लैक होल जो है वो हमारे को जेड ब्लैक कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उससे टकरा के प्रकाश कोई भी हमारे तक नहीं पहुंचता, इसलिए इसको कहा गया ब्लैक। और होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल है, सब चीजों को अपने अंदर समा रही है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक होल। ठीक है ना। अब जब ब्लैक होल से टकरा के प्रकाश बाहर आ ही नहीं सकता, तो फिर हमने इसकी फोटो कैसे क्लिक कर ली? तो नहीं करी भाई, ब्लैक होल की फोटो क्लिक करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। पर आप कह सकते हो काइंड ऑफ वो हमने फोटो जो है वो क्लिक करी। काइंड ऑफ फोटो का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि साहब ये जो ब्लैक होल होता है, इससे तो कोई भी प्रकाश, कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, कुछ भी नहीं निकल सकता। लेकिन अगर ये जो ब्लैक होल है, इसके आसपास इवेंट होराइजन जो है उसको क्रॉस कर लिया तो अंदर समा गया वो ब्लैक होल के। लेकिन अगर कभी कोई प्रकाश कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ से जा रहा था, इसकी ग्रेविटी से प्रभावित हुआ और इवेंट होराइजन को जस्ट टच करके निकल जाए, इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करे, क्रॉस कर लिया तो अंदर चला जाएगा। अगर इसको टच करके और वो निकल जाए और ये प्रकाश हमारे कैमरे तक या हमारे टेलीस्कोप तक पहुंच जाए, तो फिर आपको इवेंट होराइजन और छोटा मोटा ब्लैक होल जो है वो आपको उसका पिक्चर देखने को मिलेगा। और यही एग्जैक्टली हमारे साथ में हुआ 2019 के अंदर कि जब इवेंट होराइजन से गुजरा हुआ प्रकाश हमारे EHD तक पहुंचा, तो हम पहली बार ब्लैक होल की एक जो है ना वो फोटो लेने में सक्षम हो पाए बाहर से। ठीक है, अंदर की या यहाँ की फोटो तो कभी नहीं आ सकती, लेकिन एटलीस्ट बाहर का तो हमारे को हिसाब किताब पता चला। ये एग्जैक्टली वो बात कह सकते हो आप, ये मतलब वो प्रकाश था जो आपने डायलॉग सुना होगा ना, जो मौत को छुके टक से वापस आ सकता हूँ, ये वो था कि अगर ये क्रॉस हो गया होता इवेंट होराइजन तो ये 100% ब्लैक होल के अंदर समा जाता। पर ये नहीं हुआ, जस्ट इवेंट होराइजन को टच करते हुए छू करके ये निकल गया और हम तक पहुंचा। तो हम पहली बार जो ब्लैक होल का छोटा मोटा ही सही, लेकिन हम उसका कुछ पिक्चर जो वो लेने में सक्षम हो पाए। अब बात करते हैं थोड़ी और कि भाई ब्लैक होल बनता कैसे है इसके बारे में। तो ब्लैक होल कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया तारे की मृत्यु जब होती है, डेथ ऑफ स्टार, तारे की मृत्यु से निर्माण होता है ब्लैक होल का। लेकिन क्या सभी तारे मरने पर ब्लैक होल बनते हैं? नहीं भाई, जब मैसिव स्टार्स की डेथ होती है, जब बड़े तारे की मृत्यु होती है, तो बनता है आपका ब्लैक होल। बड़ा तारा बोले तो कितना बड़ा तारा? तो ऐसा कोई भी तारा या स्टार जिसका मास या द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में 1.45 टाइम से कम हो, तो वो मरने पर ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ या फिर श्वेत वामन। और यदि ऐसा कोई बड़ा तारा है जिसका द्रव्यमान या मास हमारे सूर्य का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ सन, इसकी तुलना में 1.45 टाइम्स यानी कि लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हो, तो फिर वो तारा मरने पर बनेगा आपका ब्लैक होल। ये तारा जब मरेगा तो बनेगा ब्लैक होल। यानी कि जब बड़े तारे मरते हैं तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो 1.45 टाइम मास ऑफ सन यानी कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना, ये जो द्रव्यमान वाली लिमिट है, ये जो सीमा है जिससे नीचे रहने पर तारा व्हाइट ड्वार्फ या फिर श्वेत वामन बनता है, और जिससे ज्यादा होने पर इसका द्रव्यमान, वो तारा मरने पर ब्लैक होल बनता है। ये लिमिट कहलाती है आपके चंद्रशेखर लिमिट। और भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, उनके द्वारा इसको ढूंढा गया था या फिर इसको मैथमेटिकली ड्राइव किया गया था, इस इक्वेशन को, इस लिमिट को, और इसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते। राम जाने हमारे को क्या सिलेबस में किस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती है जिनके ऊपर हमारे को जनरली फोकस करना चाहिए। अगर ये चीज़ें पढ़ाई जाए तो होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारे को हमारे पे कॉन्फिडेंस आएगा। वरना मैं जब भी आपको बोलता हूँ साहब हम लोग साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ग्रो कर रहे हैं क्या, तो आपको ले लेकर के वही सुभाष सॉरी आपके क्या चंद्रशेखर, वो सर कहते हैं आपके पास में ये जो 2-5 नाम है आपके, हरगोविंद खुराना, रमन, सीवी रमन, यही नाम आपके दिमाग में आते हैं। आपको ना तो मॉडर्न कोई साइंटिस्ट के नाम पता है, मॉडर्न साइंटिस्ट में नाम दो तो होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ले हो गया काम। इसके आगे हमारे को पता ही नहीं है।
हमारे ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो, चलो इंडिया में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उनको प्लेटफॉर्म मिला उन्होंने आउट परफॉर्म किया चीज़ों को, इतना ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया कि अगर वो हमको पता चले, हमको ये पता चले कि यार हमारे पास में टैलेंट है, अब किसी से कम है नहीं, तो यहाँ पर हमारे भी एक जो कॉन्फिडेंस है, एक जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो लेकर के आ पाएंगे। तो ये चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के थे, भारतीय ही थे, बाद में अमेरिका पढ़ने के हिसाब से चले गए, वहीं सेटल हो गए, वहीं पे फिर इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और वहीं पे इनको चंद्रशेखर लिमिट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपकी चंद्रशेखर लिमिट, जिससे बड़ा यदि आपका तारा होगा तो वो मरने पर ब्लैक होल बनेगा। अब बात करते हैं साहब, ये जो तारा होता है ये मरता ही क्यों है और कैसे मरता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारा जीता कैसे है उसके बारे में, कि तारा जो आपके जिस भी हिसाब से कामकाज चल रहा है तारे का वो क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य जो है वो जल करके हमारे को रोशनी देता है, और सूर्य से हमारे को बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना, कि कैसे वो जल करके रोशनी दे रहा, कोई जल बल नहीं रहा भाई सूर्य, मैंने पहले भी आपको बोला होगा, सूर्य के ऊपर चल रहा है नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे आपके हाइड्रोजन आपस में मिल करके हीलियम बना और हीलियम का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी जनरेट होती है, और ये एनर्जी या ऊर्जा जो है ये विकिरणों के रूप में, रेडिएशन के रूप में बाहर की तरफ सूर्य उत्सर्जित कर देता है। ये आपकी क्या बोलते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन, अंतरिक्ष विकिरणों के रूप में, गामा रेडिएशन, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रेज, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, किसी भी स्वरूप में आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपकी चीज चल रही है सूर्य के ऊपर, नाभिकीय संयंत्र की अभिक्रिया, ये आपको छोटा मोटा पता होगा। चलो अब अपन बात करते हैं सूर्य को लेकर ये कुछ चीजें। उससे पहले देखना, जैसे मान लो मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, अगर आप इस ए पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है ना, तो इस ए पॉइंट पर जो आपका ग्रेविटी लग रही है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, वो किसके कारण से लग रहा है, ये जो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान या मास है इसी के कारण से लग रहा होगा। समझ में आ रही है चीज, पूरी पृथ्वी का ये जो द्रव्यमान है या मास है इसी के कारण लग रही ये ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पर आप पे जो ग्रेविटी लग रही है वो इस पूरे द्रव्यमान या मास के कारण से लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब मान लो ये एक खगोलीय पिंड है और तुम यहाँ पे खड़े हो, बी पॉइंट पर खड़े हो, तो एक बात बताओ, बी पॉइंट पर जब तुम खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल जो आप फील कर रहे हो, वो गुरुत्वाकर्षण बल आप किसके कारण से फील कर रहे हो, ये पूरा का पूरा जो मास या द्रव्यमान है सारा का सारा इसके कारण कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। इसको भूल जाओ, अंदर वाले को एक बार भूल जाओ। तो जो भी आप फील कर रहे हो ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी किसके कारण से है, वो आपके इस पूरे के पूरे द्रव्यमान या पूरे पूरे मास के कारण है। तो एक चीज बताना मेरे को, ये जो पॉइंट ए पर ग्रेविटी है, मैम लाइट जल रही है आपके फोन की, हाँ भाई, तो ये जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए के ऊपर जो आपकी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, और ये जो पॉइंट बी पर ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है, दोनों में से ज्यादा कहां पर होगी ग्रेविटी, जहां पे ज्यादा द्रव्यमान होगा। तो पॉइंट बी जो है इस पर इस पूरे द्रव्यमान या पूरे मास के कारण से ग्रेविटी लग रही है, और ये जो पॉइंट ए है इस पर इस द्रव्यमान के कारण ग्रेविटी लग रही है। तो पॉइंट ए पर ज्यादा ग्रेविटी होगी या फिर पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के ऊपर आपको ज्यादा ग्रेविटी फील हो रही होगी, ठीक है ना, ए की तुलना में। चलो ठीक है, इसको सारे को भूल जाओ। एक बात बताओ मेरे को, ये एक खगोलीय पिंड है और तुम यहाँ पे पॉइंट सी पर खड़े हो, पॉइंट सी पर जो आप ग्रेविटी फील कर रहे होगे वो किसके कारण से कर रहे होगे, इस पूरे मास या पूरे द्रव्यमान के कारण से कर रहे होगे। तो एक बात बताओ, पॉइंट सी पर जो ग्रेविटी फील हो रही होगी, क्या वो पॉइंट बी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ज्यादा होगी, पॉइंट ए से ज्यादा होगी। एग्जैक्टली यही सूर्य पे हो रहा है। सूर्य जो है या कोई भी तारा जो होता है, अपन अपने सूर्य को लेके बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए, बार बार मैं तारा तारा बोलूंगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, अपन सूर्य की बात करते हैं। तो अपना जो सूर्य है ना, इसके ऊपर ग्रेविटी का इतना खतरनाक गेम चल रहा है, क्योंकि सूर्य साइज में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर ही अपने आप में ग्रेविटी उसी के कारण से काम कर रही है, कि असल में सूर्य के अंदर अगर आप पॉइंट ए पे जाओगे तो यहाँ पर भी ग्रेविटी लग रही है अंदर की तरफ, यहाँ पे जब आप पॉइंट बी पे खड़े होगे सूर्य में कहीं पे अंदर सूर्य के, तो वहां पे भी ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है, और पॉइंट सी पर खड़े होगे तो यहाँ पे भी ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है। और मजे की चीज ये है, ये जो पॉइंट सी पर लगने वाली ग्रेविटी है ये पॉइंट बी और पॉइंट ए की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के आप कहीं पे भी सूर्य पे खड़े हो जाओ, आपको हर जगह पे अंदर की तरफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो खींच रहा होगा। तो सूर्य के ऊपर एक कमाल का गेम चल रहा है ग्रेविटी का,
कि सूर्य की साइज इतना बड़ा होने के कारण से उसका ये जो मास या द्रव्यमान है ये अपने आप में ही अंदर की तरफ ग्रेविटी लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, जिसके कारण से ये जो सूर्य है ये अंदर की तरफ संकुचित हो जाना चाहता है। सब इसका जितना भी मास है या द्रव्यमान है वो सारा का सारा मास या द्रव्यमान कहाँ पे आके संकेंद्रित हो जाना चाहता है, कहाँ पे आके कंसंट्रेट हो जाना चाहता है, सेंटर पे, ठीक है ना, केंद्र पे। क्योंकि हर तरफ से ग्रेविटी लग रही है, अंदर की तरफ हर तरफ से ग्रेविटी लग रही है और वो इसको अंदर की तरफ सिकोड़ लेना चाह रहा है, खींच लेना चाह रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ग्रेविटी इतनी पावरफुल तरीके से काम कर रही है तो हमारा जो सूर्य है ये तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, ये तो खत्म हो जाना चाहिए, संकुचित हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। हमारा सूर्य तो टकाटक चल रहा है, जिंदा बैठा हुआ है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अंदर की तरफ ग्रेविटी लग रही है तो ये सिकुड़ जाना चाहिए, लेकिन सिकुड़ नहीं रहा है। इसका मतलब बाहर की तरफ कोई न कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है। और वो बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? वो है आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है आपका, जहाँ पे हाइड्रोजन मिल करके हीलियम में कन्वर्ट होता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को सूर्य बाहर की तरफ फेंक रहा होता है और यही एनर्जी जो सूर्य बाहर की तरफ फेंक रहा है यही वो चीज है जो इसकी ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है और इसको अंदर की तरफ सिकुड़ जाने से बचा रही है। यानी कि ये जो सूर्य जो जल रहा है ना, काइंड ऑफ तुम्हारे शब्दों में, और जल के जो हमारे को प्रकाश दे रहा है, ये कोई निस्वार्थ भाव से नहीं दे रहा है। असल में अगर ये जलेगा नहीं या फिर यहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं होगी और ये एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा तो सूर्य या तारा जो है वो खत्म हो जाएगा। उसकी ग्रेविटी इसको अपने अंदर की तरफ ही खींच लेगी, पूरा पूरा सिकोड़ लेगी। और ये कंटिन्यूसली ये एनर्जी, क्योंकि सूर्य बाहर की तरफ फेंक रहा है, इसके कारण से क्या है कि आपका अंदर की तरफ जो लगने वाली ग्रेविटी है उसको ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये मामला समझ में आया आपको? अब यहाँ पे एक भारी दिक्कत हो जाती है। अब वो दिक्कत को समझने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी है। आप में से जो भी साइंस से पढ़ कर आ रहे हैं या फिर नॉर्मली भी आप चीजें पढ़ते आ रहे हो, आप, मैंने पहले भी बोला था, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी मैनेज करके पढ़ाई जाती हैं या कुछ चीजों में आपका लेवल थोड़ा कम रखा जाता है ताकि क्या काम आदमी को समझ में आ जाए। आप जो आज दिन तक पढ़ते आए हो कि सूर्य के ऊपर नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ये अधूरी बात बताई गई है भाई आपको, ये पूरी चीज नहीं है। ये जो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है ना हीलियम के अंदर, संलयन होता है या फ्यूजन होता है इसका, ठीक है, कि हाइड्रोजन मिल करके आपस में और बना दे रहे हैं आपका हीलियम, ये चीज यहाँ पे रुकती नहीं है। ये जो आपका हीलियम है ना, ये आगे फिर से संलयन करता है, फिर से फ्यूजन करता है, और जब ये फ्यूजन करता है तो ये आपके बनाता है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। और जब ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन बनाता है तो उसके बाद में भारी मात्रा में और एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी भी सूर्य बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। चीज या ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है। ये जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन बना है ये आगे फिर से संलयन करता है, फिर से फ्यूजन करता है और फ्यूजन करके बनाता है सिलिकॉन। और जब ये सिलिकॉन बनाता है तो भारी मात्रा में फिर से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये एनर्जी बाहर की तरफ सूर्य फेंक रहा होता है बड़ी मात्रा में। चीजें यहाँ पे रुकती नहीं है, ये सिलिकॉन आगे फिर से संलयन करता है, फिर से फ्यूजन करता है और बनाता है आपकी आयरन, और भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी बाहर की तरफ आपके सूर्य फेंक रहा होता है। यहाँ पे आकर ये चीज रुकती है। ये जो आपके संलयन की अभिक्रिया है ये यहाँ पे नहीं रुकती हुई, ये आगे से आगे फ्यूजन या संलयन जो चलते आ रहा है जब तक कि आयरन नहीं बन जाता, लोहा नहीं बन जाता। आयरन क्यों? क्योंकि आप में से जो साइंस से हैं आप पढ़ चुके होंगे इस चीज को भी। आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल जो एलिमेंट है, सबसे स्थायी जो तत्व है ना, वो है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये सबसे स्थायी है, इसमें भी सबसे बेस्ट है आपका आयरन। इसीलिए आवर्त सारणी के अंदर जो छोटे अगर आपके तत्व होते हैं या हल्के जो तत्व होते हैं उनकी हमेशा टेंडेंसी रहती है, अगर उनको प्रॉपर एक जगह मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, कंडीशंस मिल जाए, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो संलयन करके आपस में जुड़ करके और आयरन तक पहुंच जाए। और जो आपके भारी नाभिक होते हैं, भारी तत्व होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, इन सब के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये विखंडन यानी कि फिजन के माध्यम से टूट करके और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाए? आयरन पे पहुंच जाए। ठीक है ना? तो विखंडन और संलयन की प्रक्रिया किससे होती है? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए होती है। ठीक है ना? सबसे स्टेबल एलिमेंट जो है वो है आपका आयरन, लोहा सबसे स्टेबल है। तो ये जो आपकी संलयन की अभिक्रिया होती है ना, इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है हर स्तर पे और अल्टीमेटली इसमें क्या बनता है? आयरन, लोहा बनता है। और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि साहब ये जो है ना सारा का सारा आपका संलयन चल रहा है और आयरन बन रहा है इसके अंदर। अब ये जो आयरन है, ये आयरन हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा भारी होता है,
इसके कारण से इस पर ग्रेविटी ज़्यादा तेजी से काम करती है, ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करती है। और ये जो आयरन बन रहा है, ये आयरन अंदर की तरफ खींचना शुरू होता है, और ये आयरन अंदर की तरफ खींचते हुए आकर के, और जो सूर्य का कोर है, जो इसका सेंटर है, वहां पे आकर के इकट्ठा होता है। तो जो भी आयरन बना, लोहा बना, वो अल्टीमेटली कहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, या आके सेंटर पर या फिर कोर पे आकर के इकट्ठा हो गया सूर्य के। अब जैसे ही कोर में आयरन आ गया, तो अब कोर का भार या वजन या मास जो है वो और बढ़ जाएगा। जब कोर का मास और बढ़ जाएगा तो अंदर की तरफ लगने वाली ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसको बैलेंस करने के लिए नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया और तेज हो जाएगी। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया और तेज हो जाएगी तो और ज़्यादा आयरन बनेगा। वो आयरन और ज़्यादा सेंटर पर या केंद्र पर आकर के आपके संकेतित होना शुरू करेगा, जिससे ग्रेविटी और बढ़ेगी ग्रेविटी, तो इसको बैलेंस करने के लिए संलयन और बढ़ेगा। पर यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे कुचक्र स्टार्ट हो चुका है, एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो चुका है। समझ में आ रही है आपको चीज़ कि जैसे ही आपके आयरन बनता है, आयरन बनेगा तो वो केंद्र पर जाएगा, कोर पर जाएगा, कोर पर जाएगा तो कोर का मास बढ़ेगा, कोर का मास बढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके जो फ्यूजन की रिएक्शन है, संलयन की अभिक्रिया है, वो बढ़ेगी। संलयन की अभिक्रिया बढ़ेगी तो इससे आपका और आयरन जनरेट होगा, और आयरन जनरेट होगा तो आपका केंद्र पर जाएगा, सेंटर पर जाएगा, मास को और बढ़ाएगा, मास को और बढ़ाएगा, ग्रेविटी और पावरफुल होगी, ग्रेविटी और पावरफुल होगी तो फ्यूजन या संलयन और बढ़ेगा। और अब आपका एक विशेष साइकिल शुरू हो गया। और अब आपका धीरे धीरे ये जो तारा है या हमारा जो सूर्य है, इस पर नाभिकीय संलयन और तेजी से होना शुरू होगा, यानी कि और भयंकर ज्यादा मात्रा में आपकी एनर्जी रिलीज करना शुरू करेगा। और साथ ही साथ में इसका जो साइज है, आकार है, वो भी अब बड़ा होना शुरू करेगा। अब ये प्रोसेस आगे से आगे कंटिन्यूसली आपके चलती जाएगी, और ये तब तक चलती जाएगी जब तक कि इस सूर्य के ऊपर या तारे के ऊपर हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन एक न एक दिन तो आएगा ना, जब ये हाइड्रोजन खत्म होगी, एक न एक दिन तो आएगा। और जब वो हाइड्रोजन खत्म होगी, अब वो मामला गड़बड़ होना शुरू होगा, क्योंकि अब तक सूर्य जो ना, इसका आकार बहुत बड़ा हो चुका होगा, इसका केंद्र या कोर का जो मास है वो बहुत भयंकर हो चुका होगा, इसके अंदर की तरफ लगने वाली ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ आपकी पर्याप्त मात्रा में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं हो रही होगी। और अब आपका जो तारा है वो अनस्टेबल होना शुरू होगा, और जब तारा अनस्टेबल होना शुरू होगा तो अब तारे की मौत जो आपके नजदीक होती है। तो ये जो तारे की अवस्था है, जहाँ पे अब तारा साइज में बहुत बड़ा हो चुका, बहुत भयंकर मात्रा में एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है, लेकिन अब आगे उसके पास में ज़्यादा फ्यूल नहीं है, ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है, जिससे वो इसको कंटिन्यू कर सके। ये जो अवस्था होती है तारे की, इसको कहा जाता है रेड जायंट। रेड का मतलब हो गया लाल, और जायंट का मतलब हो गया दानवाकार, क्योंकि इस टाइम तक हमारा सूर्य या तारा जो वो बहुत बड़ा हो चुका होता है साइज के अंदर, और इसके बाद में मामला गड़बड़ होगा। तो ये जो अवस्था है तारे की, जैसे अगर अपन अपने सूर्य की बात करें, तो अपना सूर्य जब रेड जॉइंट अवस्था में पहुंचेगा, उस टाइम पे सूर्य का आकार इतना बड़ा हो चुका होगा कि हमारी पृथ्वी सूर्य के अंदर समा चुकी होगी। इतना बड़ा हो चुका होगा सूर्य कि आपका बुध ग्रह, मरकरी सब अंदर खत्म हो चुके होंगे, इतना बड़ा हो जाएगा उसका साइज, ठीक है ना। और उस टाइम पे आपका अब उस सूर्य के ऊपर या तारे के ऊपर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन नहीं है, और जब पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन नहीं है जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न कर सके इस ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, तो अब क्या होगा, अब ग्रेविटी हो जाएगी बहुत पावरफुल, और एक टाइम आएगा जब ये ग्रेविटी इस पूरे के पूरे तारे को या सूर्य के द्रव्यमान को, मास को केंद्र की तरफ खींच लेगी। और जब ऐसा होगा तो होगा आपका एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिसको कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। और जब ये सुपरनोवा विस्फोट होगा तो ये जो तारा है या सूर्य है, ये इसकी जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी एक झटके में बाहर की तरफ ब्रह्मांड में रिलीज कर देगा, और इसका जितना भी मास है या द्रव्यमान है वो ग्रेविटी के कारण से खिंच करके एक पॉइंट पर आकर के आपका संकेंद्रित हो जाएगा, ठीक है। और ये जब सुपरनोवा ब्लास्ट होता है तो इससे इतनी भयंकर लेवल पर एनर्जी जनरेट होती है कि आप उस एनर्जी को, उसके प्रकाश को, उसकी चमक को ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक देख सकते हो। इतना भयंकर एनर्जी का विस्फोट होता है इसके अंदर। तो ये सुपरनोवा ब्लास्ट, जिसका लेना देना किससे होता है, तारे की मृत्यु से, तारे की मौत से उसका लेना देना होता है। और जब आपका तारा मरता है
तो एनर्जी सारी की सारी बाहर की तरफ फेंक दी जाती है और मास या द्रव्यमान जो होता है वो ग्रेविटी के कारण से सारा का सारा कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एक पॉइंट पे आके संकेंद्रित हो जाता है। और अगर वो जो तारा मरा है उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में 1.45 टाइम से ज्यादा होता है, तो फिर वहां पे निर्माण होता है ब्लैक होल का। ठीक है, कि वहां पे आपके अच्छा खासा मास एक पॉइंट पर आकर के संकेंद्रित हो गया है। ठीक है, अब हमारा सूर्य वैसे कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे सूर्य से 1.45 टाइम मास जिसका ज्यादा है वो ही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी जस्ट आपको समझाने को बता रहा हूं कि अगर कल को हमारा सूर्य मरता है, जो कि मरेगा, कभी न कभी मरेगा, लेकिन ब्लैक होल नहीं बनेगा, पर अगर हमारा सूर्य मरने पर ब्लैक होल में अगर कन्वर्ट होता तो वो ब्लैक होल का साइज कितना होता वो बता रहा हूं। कि अगर हमारे पूरे सूर्य का जो द्रव्यमान है, मास है, वो आप एक फुटबॉल के मैदान के आकार जितने एरिया में ले आओ, मात्र फुटबॉल के मैदान के आकार जितने में, ठीक है ना, फुटबॉल के मैदान जितनी जगह में, तो वो उतना सा ब्लैक होल बनेगा आपका। अब आप सोच के देख लो, पूरे सूर्य का द्रव्यमान अगर एक फुटबॉल के मैदान जितनी जगह में आ गया तो उसका ग्रेविटी कितनी पावरफुल होगी, कितनी भयंकर पावरफुल होगी। भाई पूरे सूर्य की आपने जो मास ना उतनी सी जगह में आप लेकर आते तो उसके आसपास से कुछ भी गुजरेगा ना, वो उसको छोड़ेगा ही नहीं, वो उसको अपनी तरफ खींच ही लेगा, 100% उसको प्रभावित करेगा। और ये तो मैंने अपने सूर्य के हिसाब से बताया आपको। जो हमारे यूनिवर्स के अंदर सामान्य ब्लैक होल, नॉर्मल ब्लैक होल जो घूम रहे हैं ना, उनका साइज, उनका आकार हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना बड़ा है। मैं मास या द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आकार की बात कर रहा हूं, साइज की बात कर रहा हूं। अगर हमारा सूर्य मरने पे ब्लैक होल बनता तो वो केवल फुटबॉल के मैदान जितना बनता भाई। तो आप सोच के देखोगे, एक फुटबॉल के मैदान जितनी जगह के अंदर सूर्य जितना द्रव्यमान आ गया है एक साथ, और जो यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल घूम रहे हैं ना, उनका साइज है हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा। तो उनके पास कितना मास है, कितना द्रव्यमान होगा, और जब वो यूनिवर्स में चलते होंगे ना, क्या तबाही मचाते हुए निकलते होंगे। पूरी पूरी गैलेक्सीज को वो निपटाते हुए निकलते हैं, खत्म कर देते हैं वहां पे, पूरा पूरा सब कुछ तबाह करते निकलते हैं। और ये तो मैंने आपको सामान्य जो इंटरस्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं उसके बारे में बताया। बहुत सारे ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स के अंदर ऐसे हैं जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। और वो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं उनका आकार, साइज की बात कर रहा हूं, हमारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना बड़ा है साइज। हमारा सूर्य अगर ब्लैक होल बनेगा ना, एक फुटबॉल के मैदान जितना बनेगा, और जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स घूम रहे हैं ना, ये सूर्य की तुलना में आकार के अंदर, साइज के अंदर लाखों गुना बड़े हैं। अब आप सोच लो उसका मास है, उसकी कहते हैं आपके द्रव्यमान कितना भयंकर होगा, उसकी ग्रेविटी कितनी भयंकर होगी। तो ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ये लिटरली अनंत द्रव्यमान, इनफाइनाइट मास जब एक पॉइंट पे आके संकेंद्रित हो जाता है वो अवस्था होती है। और इसके कारण से उसकी ग्रेविटी इतनी भयंकर पावरफुल हो जाती है कि कोई भी वस्तु, गैलेक्सीज जो ना इसके अंदर खींची चली जाती है, कोई भी वस्तु इसकी ग्रेविटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अफेक्ट तो होगा ही होगा, और अगर कोई ढंग से इसके फट्टे में आ गया, तो इसके ज्यादा नजदीक आ गया, तो अब वो इसको अपने अंदर खींच लेगा। और एक इवेंट होराइजन नाम की एक सीमा होती है कि अगर उसको तो पार कर लिया ना, तो अब 100% वो ब्लैक होल के अंदर ही समाएगा, 100%। ठीक है, तो ये आपके ब्लैक होल का नाम कहाँ से आता है, ब्लैक होल उसको क्यों कहा जाता है, ब्लैक होल का निर्माण या उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, और तारे की मृत्यु जो कैसे होती है, ये सारा आपने यहाँ पर देख लिया। अब ब्लैक होल को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्लैक होल को स्टडी करना कई कारणों से इम्पोर्टेंट है, कई कारणों से, लेकिन उसमें से अपन यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। अपन सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही अपन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज है ब्लैक होल को स्टडी करने के पीछे जो रीजन है या कारण है, सबसे पहला वो है मास या ग्रेविटी को समझना। कि अगर आप द्रव्यमान या गुरुत्वाकर्षण को समझना चाहते हो, मास या ग्रेविटी को समझना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है दो ही जगह हैं, जिनमें से एक है आपका ब्लैक होल और दूसरी जगह है सर्न लेबोरेटरी। सर्न लेबोरेटरी के अंदर आपके महाप्रयोग चल रहा है, सदी का महाप्रयोग। वो जो सर्न एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या तो वो या फिर ये आपका ब्लैक होल, इसको स्टडी करना। अब आपको तो मास या ग्रेविटी को समझना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान को भगवान बनना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्रिएटर बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको नई चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई ना कोई चीज नई क्रिएट करनी है, तो इसके लिए आपको पहले मास को समझना पड़ेगा, द्रव्यमान को समझना पड़ेगा कि पदार्थ बनता कैसे है, किससे बनता है। आपको ये सब मास को तो हम समझते हैं, और क्रिएट करना, तो इंसान ने तो बहुत सारी चीजें क्रिएट करी है। नहीं भाई,
इंसान ने कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया है, कुछ भी नहीं, एक सिंगल चीज भी नई क्रिएट नहीं करी है। जो हमारे को प्रकृति में चीजें अवेलेबल है, हमने बस उसी को ही जोड़ तोड़ करके, उसी के स्वरूप को परिवर्तित करके हमने चीजें बना रखी है। नया हमारी तरफ से हमने कुछ भी सिंगल चीज हमने क्रिएट नहीं करी है। और अगर आपको भगवान बनना है, ईश्वर बनना है, तो फिर आपको क्रिएटर तो बनना पड़ेगा, आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज हुई है। दूसरी चीज, तो मास को लेकर तो सर समझ है हमारी नहीं है भाई, मास को लेकर के रत्ती भर समझ नहीं है तुम्हारी, छोड़ो वैज्ञानिकों की नहीं है, तो तुम्हारी तो कैसे हो जाएगी। अगर आपको फिर भी गलत फहमी हो, नहीं साहब हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, खूब सारी बातें पढ़ी है, पढ़ना छोड़ो, मैं तो सिंपल सा कह रहा हूँ, तुम सारी फिजिक्स के अंदर जितनी फंडामेंटल चीजें आप पढ़ करके आए हो, आप में से जो भी बीएससी एमएससी करके आया हुआ है, ठीक है ना, आप खुद से पूछ लेना भले, नहीं तो मेरे को बता देना भले कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ते आए हो, फंडामेंटल सभी चीजों की आपको परिभाषाएं पता होगी, सभी चीजों की पता होगी। मास या द्रव्यमान की परिभाषा आपको नहीं पता, जो पता ही नहीं मास क्या होता है, किस कारण से आता है, कोई आइडिया नहीं। मास या द्रव्यमान की परिभाषा नहीं पता, ठीक है। अब लेने से ऐसे कैसी बात है, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है आपने, या आपको क्या पता है। जैसा मास एक ऐसा फिनोमेना होता है, एक ऐसी एंटिटी होती है, ऐसी चीज होती है जिससे किसी भी वस्तु के अंदर भार या वजन आता है, वेट आता है। अच्छा, मास वो एंटिटी या वो फिनोमेना है जिसके कारण से किसी भी चीज के अंदर वेट आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेट क्या होता है। तो सर वेट जो है, जब आप मास को ग्रेविटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका क्या होता है, वेट होता है। अरे वाह, यानी कि तुम मास को समझाने के लिए वेट को यूज कर रहे हो और वेट को समझाने के लिए तुम मास को यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर के तुम्हारे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इंडिविजुअली ये चीज है क्या। तो अगर आपको मास को समझना है या ग्रेविटी को अगर आपको समझना है, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह वो हो जाती है ब्लैक होल, क्योंकि सब चीजें इसके अंदर समा रही है, सब चीजें इसमें समा रही है। तो यानी कि यही वो जगह है जहां पे जाकर ये सारी चीजें समा रही है। तो आपका कॉमन सेंस सीधा सीधा साइंस से रिलेटेड अगर आपका हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो आपका कॉमन सेंस सीधा बोलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अनंत काल तक अनंत चीजें सब कुछ अंदर ही अंदर समा दी जाए। अगर चीजें जा रही है, समा रही है, तो इसका मतलब है यहीं से कोई ऐसी चीज रिलेट होगी या फिर कोई भी चीज होगी यहाँ पे जिससे चीजें बन रही होंगी, नया कुछ बन रहा होगा। तो अगर कुछ नया बन रहा है जहाँ पे, अगर आपने उस जगह को समझ लिया, उसकी चीजों को समझ लिया, तो फिर आप जो हो कुछ नया बना पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। तो मास को अगर आपको या द्रव्यमान को समझना है, ग्रेविटी को समझना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो जगह है वो है आपका ब्लैक होल, ठीक है, या फिर आपका सर्न लेबोरेटरी। सर्न लेबोरेटरी का जो महाप्रयोग है, आप में से किसी ने सुना उसके बारे में? बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। ये तुम्हारी अवेयरनेस को दिखाता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, तैयारी नहीं मतलब किस तरीके से आप आए हो यहाँ तक, उसके बारे में। वो इसलिए क्योंकि ना तुमने मूवीज देखी, ना तुमने दुनिया देखी, ना तुमने न्यूज़पेपर। हाँ जी सर। हाँ, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हाँ। ना तुमने न्यूज़ पढ़ी, ना तुम न्यूज़ देखते, ना तुम कुछ मूवीज देखते, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो इसलिए क्योंकि अगर तुमने टीवी या न्यूज़ भी ढंग से देखी होती ना, तो तुमको इसके बारे में हल्का फुल्का सही लेकिन आपको जरूर पता होता। वो इसलिए क्योंकि जब भी सर्न लेबोरेटरी के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाता है, मीडिया के अंदर अगले 5-5, 7-7 दिन तक सिंगल हैंडेडली हेडलाइंस आती हैं कि शुरू हो गया है सदी का महाप्रयोग, क्या पृथ्वी हो जाएगी खत्म, क्या हो जाएगा जीवन का समूल नाश। और ये एक दिन या 1 घंटे चलने वाला प्रोग्राम नहीं होता, 7-7 दिन तक ये कंटिन्यूसली हेडलाइंस जो नहीं आपकी चलती रहती है कंटिन्यूसली। और अगर तुमको फिर भी जब महाप्रलय की बातें हो रही है, पृथ्वी के विनाश की खत्म होने की बात हो रही है, एक बार नहीं 10-10 बार हो रही है, 5-5, 7-7 दिन तक हो रही है, फिर भी अगर तुम्हारे को नहीं पता चल रहा है तो फिर तो पता नहीं तुम मंगल ग्रह पे ही रह रहे हो शायद, अदरवाइज तो तुमको क्या ही कैसे नहीं पता चल रहा है। ये तुम्हारे लिए सोचने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि बात ये कोई तुम्हारा जो है ना, पाला ऐसे लोगों से पड़ेगा इस एग्जाम के दौरान जो थोड़े से अवेयर रहे हैं, तुम्हारी तुलना में ज़्यादा अवेयर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको इन चीज़ें पता है, तुमको जो पता ही नहीं है तुम कहाँ पे ऐसे या निबंध के अंदर या किसी और जगह पे ऐसी चीज़ को कोट कर पाओगे। तो तुमको लगेगा मैंने तो सब कुछ आता था, जो भी मेरे को आता था सब कुछ लेके आया, तो तुम्हें आता ही इतना था ना भाई, उससे क्या कहते हैं पार थोड़ी पड़ेगी। तुमसे बेहतर कोई मेहनत कर रहा है, बेहतर कोई चीज़ें कर रहा है, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने 2 साल में ये करना, मैंने तो 10-10 घंटे पढ़ाई करी। तो तुमने 2 साल 10-10 घंटे पढ़ाई करी ना,
एक आदमी जो है वो पिछले 10 साल से आपका जो है वो अवेयर है चीज़ों को लेकर के, ये नहीं बोल रहा कि वो तैयारी कर रहा है, अवेयर है, तो तेरे को हमेशा सरपास करेगा। तेरे को लगेगा मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ मिला नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखो यार, आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही है उसका। सर्न लेबोरेटरी बेसिकली आपके फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो बाउंड्री है वहाँ पे जुरा माउंटेन्स है, जुरा पर्वत है, उसके नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। और जहाँ पे आपके हम दो प्रोटॉन्स को आपस में टकरा करके और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर, दो प्रोटॉन्स को टकरा के हम देख रहे हैं कि कैसे मास या द्रव्यमान मैटर क्रिएट होता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2 कारणों से। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये अभी मैंने जो बोला ये तो नॉर्मल चीज़ है कि यार अवेयर होते तुमको पता चलता, एज एन इंडियन हमारे को ये जो है ना पता होना चाहिए। वो इसलिए 2 कारणों से, क्योंकि यहाँ पर जब ये लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर के अंदर ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया, दोनों को टकरा के देखा गया, तो मास या मैटर कैसे बनता है, इसके अंदर हमारे को गॉड पार्टिकल नाम का एक पार्टिकल होता है जिसके बारे में हमारे को पता चला कि जिससे मास या द्रव्यमान क्रिएट होता है, जिसके कारण से मैटर या पदार्थ बनता है, जिसको नाम दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा गॉड पार्टिकल। ठीक है ना, गॉड पार्टिकल समझ सकते हो आप, उसके नाम से ही आप समझ सकते हो उसका क्या कहता लेवल होगा। और मजे की चीज पता है क्या है, वो जो गॉड पार्टिकल है ना वो किसको कहा जाता है, उसका नाम है हिग्स बोसोन पार्टिकल। जो गॉड पार्टिकल का दर्जा दिया है ना वो किसको दिया है, हिग्स बोसोन पार्टिकल को दिया है। अभी जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है ना, इसमें जो बोसोन शब्द आ रहा है ना, ये हमारे भारत के एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। इसलिए तुमको और हमको जो ना ये पता होना बहुत जरूरी है कि गॉड पार्टिकल का नाम जो है वो अगर हमारे वैज्ञानिक के नाम पे रखा जा रहा है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और ये वेस्टर्न लोग वही हैं जो आपको और हमको कभी भी वो लेवल या वो सम्मान कभी भी नहीं देंगे। ये अगर वो सम्मान हमारे को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि देना पड़ रहा है कि वो वैज्ञानिक जो उसने इतना बड़ा काम किया है, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जो पूरी धरती जिसका लोहा मान रही है। किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है ये नाम? तो वैसे साइंस वाले तो पढ़ के आए थे हो, बताओ देखिए। बहुत बढ़िया, शानदार, सत्येंद्र नाथ बोस। भाई आप और मैं, इसमें जेन्युइन कंसर्न है मेरे को, जेन्युइन कंसर्न। यहाँ पर हम जब नहीं जानते ना, बाकी धरती से उम्मीद मत करो। पर क्या है ना, तुम लोग अवेयर लोग हो, तुम लोग समझदार लोग हो, तुम हमारे देश को, हमारी कल्चर को, हमारी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से तुम जो जज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है ना। इंडिया ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इंडियंस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। रायते फैलाने, कचरा फैलाने के अलावा हमने क्या किया? हम हर चीज में खराब हैं, क्योंकि अब खराब चीजें तो तुम खुद कर रहे हो और जो हो रही है वो तुम्हारे को दिख रही है। अच्छी चीजें पता करने का तुम्हारे पास में टाइम कहाँ है? सत्येंद्र नाथ बोस वो आदमी है जिसने जब अपना लेटर लिख करके अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको जब अल्बर्ट, यहाँ पे इंडिया में कोई उसकी बात को समझ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया उसकी बातों को, तो हाथ जोड़ दिए लोगों ने, भाई तू ये क्या क्या बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये छोड़, हमारे समझ से बाहर है। तो उस आदमी ने वो लेटर डायरेक्टली भेजे अल्बर्ट आइंस्टीन को, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उसने नकार दिया कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि तू है कौन है, पहले ये बता कि सब मैं वहां पे रहता हूँ, मैं नॉर्मल साइड को नहीं हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं, तू ये कर ही नहीं सकता। पॉसिबल क्या? मैंने किया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो जो आपके पेपर्स थे वो आगे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन उस फील्ड में डेडिकेटली उस फील्ड में काम नहीं कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो होते, तो उन्होंने डेडिकेटली उस फील्ड में काम करने वाले जो उन्हीं के समकक्ष जो वैज्ञानिक थे ना, उनको वो कागज दिए। और उसने जब देखा कि यार ये क्या बात कर रहे हो, इंडिया के अंदर गांव का एक सामान्य सा जो आदमी है, जो एक सामान्य सा वैज्ञानिक है, वो इतना ब्रिलियंट है, ये जो चीज इसके अंदर पूरी साइंस फंसी पड़ी थी, उसने इसके बारे में बता दिया। वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। उस आदमी को फिर उसने अपने पैसे से वहां पे बुलाया और उन्होंने वहां पे जाकर काम किया। अल्बर्ट आइंस्टीन तक जो है उनके लिए लेटर लिख चुके हैं, भाई ये सबसे ब्रिलियंट लोगों में से एक है। हमारे जो वैज्ञानिक रहे ना, रामानुजन और सत्येंद्र नाथ बोस, ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, और भी बहुत सारे, पर ये जस्ट बता रहा हूँ इनके नाम शायद तुमने सुने हुए हैं। ये वो रहे हैं जिनको ना बाहर तो उनको कहते हैं सम्मान या उचित दर्जा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, हमने ही नहीं दिया। रामानुजन जैसा मैथमेटिशियन आज दिन तक धरती पर नहीं हुआ है भाई, आज दिन तक नहीं हुआ है, ये फैक्ट है। इंडियन है इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, आज दिन तक नहीं हुआ है रामानुजन जैसा आदमी। सत्येंद्र नाथ बोस जैसा वैज्ञानिक आज दिन तक धरती पे नहीं हुआ है, मानना इस बात को, ठीक है। और उस व्यक्ति का इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था कि उसको नोबेल प्राइज तो मिला नहीं,
लेकिन आप उससे भी बड़ा सम्मान कह सकते हो कि जो आपका बॉर्न पार्टिकल का नाम है ना, हिग्स बोसोन पार्टिकल, वो उनके नाम पे रखा हुआ है। तो पहला कारण तो ये इसलिए आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस हो, थोड़ा पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्वेंट हो, तो एक अलग बात है यार, एज एन इंडियन भी हमारे को पता हो। और दूसरी चीज और बता दो, सर्न लेबोरेटरी के अंदर किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता फलाना ढिमकाना किसी का भी कोई कुछ भी वहां पे नहीं है, लेकिन सर्न लेबोरेटरी के अंदर भगवान नटराज की मूर्ति वहां पे लगाई गई है, भगवान नटराज की। अब वो हमने नहीं लगाई गई, कोई इंडियन का, कोई इंडिया का कोई साइंटिस्ट उसने नहीं, उन्होंने, वही जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने वहां पे लगाई गई एक गुलाबी। बाकी किसी का कोई कुछ भी धार्मिक कोई प्रतीक, कोई चिन्ह, कोई निशान, कुछ नहीं, भगवान नटराज का वहां पे रखा हुआ है। तो तुम हम जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना अपनी कल्चर को, अपनी चीजों को, तो कोई है जो हमसे ना कईयों गुना ज्यादा साइंटिफिक है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए रिस्पेक्ट रखता है, आस्था रखता है, उसको पता है यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिक है, कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं और इन सिविलाइजेशन या इन कल्चर वालों के पास में है, ठीक है ना। तो आपको हमको पता नहीं होगा तो हम जो यही करेंगे, फिर अपने देश को, अपनी कल्चर को क्रिटिसाइज करेंगे और बस एक अपने बबल के अंदर कूप मंडू की तरह घूमते रहो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मास को समझने के लिए वहाँ पे एक्चुअली, और वो एक्सपेरिमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्न लेबोरेटरी वाला, वो आपके जब चलता है न्यूज़ के अंदर आपके बढ़िया से उसकी खबरें आती हैं। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके लिए कहा जाता है कि साहब अगर वो आपका एक्सपेरिमेंट कुछ भी गड़बड़ हुआ तो महाप्रलय आ सकती है, कि पृथ्वी का विनाश हो सकता है। ये थोड़ा सा एक्सेजरेटेड है, महाप्रलय नहीं आएगी, पृथ्वी का विनाश नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हम इतने बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट नहीं करें, हम बस दो प्रोटॉन्स को आपस में भिड़ा के देख रहे हैं। अब वहाँ पे दिक्कत क्या है, क्यों इसको लेकर वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, कि मामला बहुत भारी पड़ सकता है, भारी मतलब बहुत भारी पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप टकरा के देख रहे हो ना तो मैटर बनता है, पदार्थ बनता है, और साइंटिफिक कंसेप्ट है ये कि जब मैटर बनता है तो हमेशा एंटी मैटर भी फॉर्म होता है, एंटी मैटर नहीं बनता है। और एंटी मैटर अगर बन रहा है तो वो मैटर को खत्म करेगा, और मैटर को खत्म करने का मतलब क्या है, वो साफ कर देगा, मैटर मतलब समा जाएगा अंदर, पता भी नहीं चलेगा। कुल मिला के तुम्हारे शब्दों में तुमको समझाऊं तो अगर वो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है उसमें अगर कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ या हम जो सा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ, एंटी मैटर वहां पे बना, तो जितना एंटी मैटर, जितना मैटर बन रहा है उसके हिसाब से अगर एंटी मैटर वहां पे बना ना, तो एंटी मैटर इतना होगा वो कि वो वहां पे लगभग 70 से 80 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहां से गायब हो जाएगा। गायब मतलब ब्लास्ट नहीं होगा, गायब हो जाएगा, जैसे वहां पे वो चीज कभी थी ही नहीं, क्योंकि एंटी मैटर मैटर को गायब कर देता है, ठीक है ना। जैसे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, एग्जैक्टली वो हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वहां पे आप 70 से 80 किलोमीटर का पूरा पूरा एरिया गायब देखोगे कि धरती में जैसे वो कभी चीज थी ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसलिए उसको लेके जो मीडिया तो बोल रहा था पूरी धरती पे विनाश आ जाएगा, ये वो धरती वर्ती पे तो नहीं आएगा, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट आपका डैमेज करके जाएगा कि आपको लोगों को समझ नहीं आएगा हुआ क्या। तो वो आपका एक्सपेरिमेंट इसलिए बहुत चर्चा में रहता है, पता नहीं क्यों आप लोग जो पढ़ करके या सुन करके नहीं आ रहे हैं उसके बारे में, तो कोई नहीं पढ़ रहे। तो सर्न लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपका ब्लैक होल, जहाँ पे आप मास को या ग्रेविटी को समझ सकते हो। और क्या कारण है जिसके चलते में ब्लैक होल को स्टडी करना इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो दूसरा कारण है वो ये है कि साहब अगर आप टाइम को समझना चाहते हो, टाइम में नहीं, अगर आप स्पेस टाइम को समझना चाहते हो, स्पेस टाइम फैब्रिक को, तो फिर ब्लैक होल सबसे बेस्ट जगह है। अभी स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है, टाइम को लेकर के क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अभी तक मैं 20 बार ये बात बोल चुका हूँ, इससे अब तुम्हारा दिमाग जो इसको लेकर के ज़्यादा रेजिस्ट करेगा नहीं, इसीलिए बार बार मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। ये जो आप ब्रह्मांड देख रहे हो, ये ब्रह्मांड खाली नहीं है और जैसा आप सोच रहे हो वैसा है नहीं, ये बेसिकली है आपका स्पेस टाइम फैब्रिक। अब स्पेस टाइम फैब्रिक का मतलब क्या है, तो देखो ये जो ब्रह्मांड है इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। डायमेंशन मतलब आयाम कह सकते हो, विमा कह सकते हो, आप कुछ भी कह लो, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड को हम जिस नजरिए से देख रहे हैं, जिस तरीके से हम इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हम लोग 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम जो है वो 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। आपने 1D 2D 3D 4D नाम सुना हुआ है ना। हाँ, तो अपन जो है वो 3D वर्ल्ड में नहीं रह रहे, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हम लोग रह रहे हैं 4 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर। आप लोगों को लगता होगा नहीं सर आप तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं ना, हम रहते हैं 4 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर। 4 डायमेंशंस कौन सी होती है, 4 डायमेंशंस कौन सी होती है, तो फर्स्ट डायमेंशन
सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन, इससे आगे भी होती हैं। लेकिन हम जो इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं 4 डायमेंशन तक सीमित है। आगे 5th भी होती है, 6th भी होती है, 7th भी होती है और उससे आगे भी होती होगी, हमको नहीं पता, लेकिन होती है, ये 100% कंफर्म बात है। लेकिन हम जो इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, हम जो ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से बात करें तो हम 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। और 4 डायमेंशन में से फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन जो होती है ये स्थान से रिलेटेड होती है, स्पेस से रिलेटेड। ये स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं है, ये स्थान से रिलेटेड है। ये सब, ये जो अपने आसपास जो चीजें हैं, ये स्थान से रिलेटेड है। और जो फोर्थ डायमेंशन है वो होती है टाइम। तो हम 4D वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है ना, हम 3D वर्ल्ड में नहीं रहते, हम रहते हैं 4D वर्ल्ड में। लेकिन हमारा कंट्रोल जो है ना वो केवल 3D वर्ल्ड पे है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड पे। फोर्थ डायमेंशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। टाइम हमारे लिए लीनियर चलता है, टाइम एक बार बीत गया मतलब बीत गया, आप समय में आगे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन इन तीनों डायमेंशन पे हमारा पूरा कंट्रोल है। स्पेस वाली पे ये भी जस्ट, टाइम भी जस्ट एक डायमेंशन है, लेकिन हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है। स्पेस भी जस्ट एक डायमेंशन है, इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। इसीलिए आप देखोगे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जब मर्जी पड़े तो स्पेस में यानी कि स्थान में मैं आगे जा सकता हूँ, जब मेरी मर्जी पड़े मैं पीछे जा सकता हूँ, मैं दाएं जा सकता हूँ, मैं बाएं जा सकता हूँ। स्थान पे, स्पेस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। तो आप और हम जो 4D वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल है 3D पे पूरा का पूरा। फोर्थ डायमेंशन जो टाइम है ना वो हमारे लिए लीनियर है, वो हमेशा एक तरफा ही हमारे लिए चलता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन शायद हमसे बेहतर कोई स्पीसीज होंगी, हमसे बेहतर भी कुछ लोग होंगे जिनका इस फोर्थ डायमेंशन पे कंट्रोल होगा, कुछ हम उनसे भी बेहतर होंगे जिनका 5D पे, 6D पे, 7D पे कंट्रोल होगा। तो हमसे बेहतर स्पीसीज होंगी, 100% होगी, क्योंकि हमसे भी ऊपर की डायमेंशंस हैं। हमारा जो औकात है वो यहाँ तक है, हमारी औकात इससे आगे नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप और हम सामान्यतः बोलते हैं कि हम 3D वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। तो ये जो भी आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो, ये ब्रह्मांड जो है ये इन 4 डायमेंशन से बना हुआ है, स्पेस और टाइम से, पूरा पूरा ब्रह्मांड। आगे और भी डायमेंशंस होती हैं जो अलग अलग तरीके से ब्रह्मांड को अफेक्ट करती हैं, पर ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है जिस चीज से, वो स्पेस और टाइम है। इसको अफेक्ट करने वाली और भी डायमेंशंस हैं जिनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए अभी तक। हमको तो जो अभी तक मोटा मोटी पता चला वो भी स्पेस टाइम का ही पता चला है। तो ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है, बना हुआ है स्पेस टाइम फैब्रिक से। अब ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक होता है, इसके अंदर कोई भी मास या कोई भी द्रव्यमान अपने हिसाब से इस स्पेस टाइम फैब्रिक को क्या करता है, बेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक होल के साथ दिक्कत ये है कि ब्लैक होल का मास या द्रव्यमान है अनंत, इनफाइनाइट। तो इसके कारण से ये स्पेस टाइम फैब्रिक को इतना भयंकर तरीके से बेंड करता है, इतना जबरदस्त तरीके से इसको मोड़ता है या बेंड करता है कि यहाँ पे स्पेस और टाइम, ये जो अलग अलग डायमेंशन है ना, ये मिल करके एक ही हो जाती है। इतना भयंकर तरीके से इसको बैंड कर देता है। और इस अवस्था को कहा जाता है सिंगुलैरिटी, जहाँ पे स्पेस और टाइम दोनों एक ही हो जाते हैं। और सिंगुलैरिटी की ये जो घटना होती है ये ब्लैक होल के ऊपर, इससे आपको एक कमाल की चीज देखने को मिलती है, और वो ये है कि जब आप ब्लैक होल के ऊपर खड़े हो ना किसी जगह पे, तो आप सेम टाइम पे अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ देख सकते हो। और तुमको जहां जाना है, समय में या स्थान में, टाइम में, स्पेस में, तुम वहां जा सकते हो। तुम समय में एग्जैक्टली जैसे अभी अपन स्पेस में खड़े और मेरे जब मर्जी पड़ती है आगे पीछे जा सकता हूँ, एग्जैक्टली वैसे वैसे ब्लैक होल पर अगर आप खड़े हो तो उस टाइम पे स्पेस और टाइम दोनों मर्ज हो गए, एक हो गए। तो इसके कारण से अब आप टाइम में भी एग्जैक्टली जब तुम्हारी मर्जी पड़ी तुम आगे जा सकते हो, भविष्य में जा सकते हो। जब तुम्हारी मर्जी पड़ी तुम पास्ट में जा सकते हो, तुम भविष्य देखना चाहो, पास्ट देखना चाहो, जो तुम करना चाहते हो समय के साथ में वो तुम कर सकते हो। अब ये चीज थोड़ी सी दिमाग के परे हो जाती है, यार थोड़ी होता है ऐसे तो हम टाइम में आगे जाकर के सब चीजें चेंज कर दें। तो हाँ, तो सबसे पहला जो चीज आपके दिमाग में आता है, तो फिर उसके बाद में आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि रियलिटीज मल्टीपल होती हैं भाई। आपका भविष्य एक नहीं है, मल्टीपल रियलिटीज हैं जो एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है और आपके ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। मल्टीपल रियलिटीज को एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ चल रही होती हैं। और आपको और हमको लगता है कि नहीं एक ही रियलिटी है, तो हमने जाकर चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा, कुछ ही चेंज नहीं होगा। मल्टीपल रियलिटीज है। इसका हिंट आपको छोटा मोटा मिला हुआ होगा अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी हो तो। उसके अंदर वो बोलता है ना कि थैनोस को जो आप खत्म कर लेंगे क्या अपन,
तो कहता है भाई साहब रुक जा, मेरे को फ्यूचर में जाकर देख के आने दे। तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो मल्टीपल रियलिटीज में, पॉसिबिलिटीज में फ्यूचर में जाकर देख के आता है, तो वो बोलता है हाँ इतने मिलियन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है केवल ही जहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, और कि जब ऐसा होगा तो मैं चुटकी बजा दूंगा, तो वो काम को कर देना। तो वो यही बोल रहा था, मल्टीपल रियलिटीज को एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमारी समय को लेकर के समझ नहीं है। इसीलिए तो क्या होता है ना कि जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, अब उस टाइम पे जब हम पुराने जो सीरियल्स होते थे उनको जब हम हमारी कल्चर पर बेस उनको जब हम देखते थे हमारे को बहुत अच्छा लगता था। तो अपन छोटे बच्चे थे तब तक, एक्चुअली क्या है ना कि हमने 2 साइंस की किताबें पढ़ी नहीं थी और हमारा साइंटिफिक अप्रोच डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, आपने 2 साइंस की किताबें पढ़ी, 2 फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की किताबें पढ़ी, मैथ्स की किताब पढ़ी, अब फिर तुम क्या हो गए, साइंटिफिक हो गए। इसीलिए जब हम छोटे बच्चे थे तब जब हम ये देखते थे कि साहब यहाँ से कोई कहता ना आपका व्यक्ति जो है वो कहता शिव जी बोल रहे हैं कि मैं ही भूत हूँ, मैं ही भविष्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो उस वक्त अपन लगता है भगवान सब कुछ कर सकते। बड़े होता है ऐसे थोड़ी होता है, टाइम जो होता है उसमें कोई आगे पीछे ऐसे थोड़ी जाया जाता है, होता है भाई, तेरे को नहीं पता ना। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कोई बोलता था हवा में उड़ सकता हूँ मैं, तो तुम उसको पागल ही घोषित करते। आज हो रहा है ना वो काम, अब तुमको मानना पड़ रहा है, आप तुम मान रहे हो उस चीज को। तो आपको जब लगता है कि नहीं समय में टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता है, समय में कोई भी आगे पीछे थोड़ी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बस वो हमारा अभी तक औकात नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम जिसको भगवान मानते हैं शायद वो भगवान नहीं, वो हमसे एडवांस लेवल की स्पीसीज हो, वो हमसे ज्यादा सुपीरियर पावर हो जो इस पूरे हिसाब किताब को आपका कंट्रोल करता हो। वो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। पर साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि आप दिमाग को खोलते हो, आप बंद नहीं कर रहे होते हो। आप और हम जब बचपन में छोटे थे तब पुराने सीरियल्स में देखा करते थे भाई साहब नारद मुनि यहाँ से बोलते थे नारायण, यहाँ से गायब होकर के यहाँ प्रकट हो जाते, तो मस्त लगता था। जैसे जैसे बड़े हुए साइंटिफिक अप्रोच आई तो लगा यार ऐसा थोड़ी होता है, यार ऐसे नहीं होता, इसको टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। चाइना ने ऑलरेडी करवा दिया है, चाइना ने एक फोटोन को पृथ्वी से गायब करके स्पेस में जनरेट करवा दिया। फिर अब हमने तो पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी, ऐसा लगा तो नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, हो रहा है ना भाई। आपकी साइंस अभी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये थोड़ी है। आपने कभी नोटिस किया इस चीज को, जो भी आप में से स्पेशली जो साइंस है आपके दिमाग में तो 100% आना चाहिए था। आपने जब भी फ्यूचर ट्रैवल के हिसाब से देखा है या फिर आपने कभी भी बात करी है तो आपने हमेशा उड़न तस्तरी को ऐसा तस्तरी नुमा शेप में क्यों देखा है? ये तो मोस्ट कहता ना आपकी मतलब सबसे खराब डिजाइन्स में से एक है एरोडायनेमिकली। अगर एरोडायनेमिक समझते हो आप तो एरोडायनेमिक्स के हिसाब से भी ये सबसे खराब शेप है। आपके जो अभी के हमारे विमान हैं, लड़ाकू विमान हो गए, आपके रॉकेट्स हो गए, ये सबसे साइंटिफिक और सबसे सही चीज है एरोडायनेमिकली। तो हमारे जितनी भी आपने कभी भी किसी भी कल्चर में, किसी भी जगह पे, किसी भी साइंस फिक्शन बुक में कहीं पे भी आपने अगर उड़न तस्तरी के बारे में देखा है, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के अंदर जा रहा है, उसके अंदर तुमने हमेशा ऐसी एक ही पर्टिकुलर टाइप की शेप की जो आपने विमान है वो देखे हुए हैं, और वो इस टाइप के होते हैं। और मजे की चीज है उसमें कोई थ्रस्टर या बूस्टर्स नहीं होते। थ्रस्टर्स जो होते हैं किसी भी टाइप को, लेकिन थ्रस्टर तो हो, इनमें तो कोई थ्रस्टर कुछ नहीं, चुपचाप उठता है और ये ऐसे चला जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुमने पढ़ा ना, तुम तो साइंटिफिक हो ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगर वो इस तरफ इस वेलोसिटी से जा रहा है तो संवेग तो संरक्षित रहता है, तो इधर भी कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए ना। वो तो बहुत तेजी से इधर से उधर निकल गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिजिक्स को तो वही डिफाइन कर दिया उसने। संवेग संरक्षित रहता है, इधर आपका जो भी मास जिस वेलोसिटी से जा रहा है उतना को उतना मोमेंटम इधर होना चाहिए। कभी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो क्या वो अनसाइंटिफिक है? साइंस फिक्शन है वो? नहीं। इंसान का दिमाग बहुत तेज है, समय से आगे की चीजें वास्तव में सोच पाता है, जन्मतः सोच पाता है वो, ठीक है ना। और इस कारण से उन्होंने ये जो चीजें सोची हुई है, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल साइंटिफिक है। वो साइंटिफिक ऐसे है क्योंकि ये जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल होता है ना, ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल ये अभी के जो तुम्हारे ट्रैवलिंग है ना, इस हिसाब से नहीं होता। ये स्पेस टाइम फैब्रिक को बैंड करके होगा, स्पेस और टाइम फैब्रिक को बैंड करके। इसके कारण से ऑटोमेटिकली ये इतनी तेज स्पीड से जाएगा जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं जो आपकी साइंस अभी नहीं समझा पा रही है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो आपके अनसाइंटिफिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो स्पेस और टाइम को लेकर के अगर आपको चीजें समझनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है ब्लैक होल।
ब्लैक होल पर आप सेम टाइम पे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें एक साथ देख सकते हो। और बाकी बातें छोड़ो, मैं सिंपल सी तुम्हारे को चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो आप ब्लैक होल की फोटो देख रहे हो, इस ब्लैक होल की फोटो के अंदर यहाँ पर ये जो आप लाइट और मैटर को यहाँ पे ये जो इस तरीके से आप ये देख रहे हो ना, ये जो इसकी एक्रेशन डिस्क है, इसको एक्रेशन डिस्क बोलते हैं। ये जो आपको चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली ब्लैक होल के ऊपर नहीं है, ये ब्लैक होल के पीछे है। यानी कि आप ऑलरेडी जो है ना वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ देख रहे हो यहाँ पे, जब आप इसकी फोटो देख रहे हो। ये चीज इसके पीछे है, इसके ऊपर नहीं है, तो तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये कोई लाइट से रिलेटेड इल्यूजन नहीं है, ये स्पेस टाइम फैब्रिक के कारण से है और आप सेम टाइम पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑलरेडी देख रहे हो। तो ये आपका ब्लैक होल पे पॉसिबल है। तो अगर आपको समय को लेकर के कुछ चीजें सुलझानी है, कुछ चीजें समझनी है, तो उसके लिए आपके पास में एक ही जगह है, वो कौन सा है? ब्लैक होल। उसके बाद में तीसरा जो कारण है वो ये कि साहब आज से थोड़े टाइम पहले तक, 30 साल पहले तक, 60 साल पहले ब्लैक होल्स के बारे में हमने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया इसको, और हमारे को बहुत खतरनाक देखने को मिला यार कि भाई ये तो जहां से भी गुजर रहा है ना ब्लैक होल, धज्जियां उड़ाते हुए निकल रहा है, खत्म करते हुए जा रहा है, जहां से भी जा रहा है, गैलेक्सीज को आपस में अपने अंदर खींचते जा रहा है। तो इस कारण से हमारे को समझ में आया या पकड़ में आया कि यार ब्लैक होल्स जो है खतरनाक चीज है, ये बेसिकली यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये इस यूनिवर्स को खत्म करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जहां से भी गुजरते हैं वहां से पूरी पूरी गैलेक्सी जो है उसको खत्म करते चले जाते हैं। तो फिर हमको ये था कि साहब ब्लैक होल्स जो हैं दे आर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ यूनिवर्स। लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले हमने जब से बहुत पावरफुल हमारे पास में टेलीस्कोप्स आए, हमने स्टडी करना शुरू किया, तब एक कमाल की चीज हमारे को देखने को मिली कि ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर नहीं है। ब्लैक होल ही बेसिकली वो चीजें हैं या वो खगोलीय पिंड है जिसके कारण से पूरा यूनिवर्स चल रहा है। मैक्सिमम जितनी भी गैलेक्सीज आप देखते हो, आपने गैलेक्सीज का अगर कभी भी फोटो देखा हो, कभी भी मॉडल फोटो आपने देखा हो, तो गैलेक्सीज सामान्यतः आप स्पाइरल शेप में देखते हो। गैलेक्सीज की फोटोज देखी आपने, वो जो स्पाइरल शेप का जो सेंटर होता है ना, जो आपको बहुत चमकदार सा दिखाई देता है, वो चमक बेसिकली वैज्ञानिकों को बहुत समय तक लगता रहा कि वो चमक जो है ना वो किसी तारे की या बड़े किसी खगोलीय पिंड की चमक है। वो बड़ा खगोलीय पिंड जो ये है ना वो था ब्लैक होल, दूसरा बीच में होता है, उसके आसपास ये सारी लाइट जो बैंड हुई हुई है या फिर जो आपका मास मैटर जिसकी धज्जियां उड़ी हुई है, जो यहाँ पे आपकी घर्षण या फ्रिक्शन के कारण से चमक उत्पन्न कर रहा है, ये वो चमक थी जो हमको लग रहा था कि कोई तारा है या कोई बड़ा खगोलीय पिंड है। असल में जितनी भी आपकी गैलेक्सीज हैं, मोस्ट ऑफ सभी गैलेक्सीज के सेंटर पर एक ब्लैक होल है, और वो जो ब्लैक होल है उसी की ग्रेविटी से पूरा का पूरा आपका गैलेक्सी जो वो चल रही है। हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, इसके सेंटर के ऊपर भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। तब पता चला भाई साहब ब्लैक होल जो वो यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर नहीं है, ये तो यूनिवर्स के इंजन है, यही है जो यूनिवर्स को चला रहे हैं, यही है जो गैलेक्सी को पूरा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे वो पूरी गैलेक्सी बंधी की है, जिससे वो चल रही है, उसका काम चल रहा है। तो इसके कारण से अगर हमारे को गैलेक्सीज को समझना है, इस यूनिवर्स के ऑपरेशन को समझना है, तो फिर हमारे को ब्लैक होल को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में चौथी जो चीज है जिसके कारण से ब्लैक होल को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक कंसेप्ट वर्म होल का। ये वर्म होल का जो कंसेप्ट है मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है। जैसे आइंस्टीन ने आज से लगभग 110 साल पहले स्पेस टाइम फैब्रिक को लेकर बातचीत करी थी, और उसके बाद में ब्लैक होल जैसी एंटिटी को लेकर के भी बातचीत हुई थी, पर उस टाइम पे कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाया, कोई देख नहीं पाया, किसी को पता नहीं था, तो इसको लेकर बहुत लंबे समय तक ना यूं असमंजस रहा था। लेकिन अब हम जानते हैं कि सब ब्लैक होल होते हैं और स्पेस टाइम फैब्रिक होता है। मैथ्स तो प्रूव कर चुकी है, इसको पहले ही कर चुकी है। वैसे वर्म होल जो है ना, इसको मैथ्स प्रूव कर चुकी है। और ये जो वर्म होल का कंसेप्ट है बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है, और ये कनेक्टेड है आपके ब्लैक होल से। वर्म होल क्या बोलता है, तो उसको समझने से पहले आपको कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें समझनी होगी। देखो हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा, कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर लंबा चौड़ा है, ठीक है ना, कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर। बिलियंस ऑफ लाइट ईयर का मतलब ये हो गया कि जहां पे प्रकाश को जाने में भी ना बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। बिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब क्या होता है, तो आपके अरबों वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश इस यूनिवर्स में सबसे तेज चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, और उसको भी यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के अंदर अरबों साल लग जाएंगे, अरबों साल। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु जो है
कोई भी जीवित प्राणी या कोई भी वस्तु वो यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकता, क्योंकि जब लाइट जो सबसे तेज चल रहा है उसको भी आपके जाने के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के अंदर आपके अगर इतना टाइम लग रहा है बिलियंस ऑफ ईयर, तो कोई इंसान इतने टाइम तक जिंदा रह ही नहीं सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज़ आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सब खत्म हो जाएगा इतने टाइम के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो है वो यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकती। और ये तो मैं उस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसको हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है। यूनिवर्स इसके परे बहुत बड़ा है और भी है, ये तो हम जो बात करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें जिसको अभी तक हम ऑब्जर्व कर पाए। तो उसी के बेसिस में हम ये समझ पा रहे हैं कि यार एक कोने से दूसरे कोने तक आप तो इसके भी नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर आपका कॉमन सेंस जो ना वो किक इन करेगा, और यार ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है, पक्का जा सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स के इस कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है वर्म होल का। और वर्म होल क्या बोलता है, तो वर्म होल जो है इसकी उत्पत्ति ब्लैक होल से रिलेटेड मानी जाती है कि ब्लैक होल जहाँ पे होते हैं वहीं पे आपके उसी के आसपास जो आपके वर्म होल का जन्म होता है। और वर्म होल बेसिकली एक तरीके से ऐसी टनल होती है जो स्पेस टाइम को इस लेवल पर बैंड करती है कि वो एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ देती है, जिसके कारण से आप एक झटके के अंदर यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाओगे जहां पे आप बिलियंस ऑफ लाइट ईयर में भी नहीं पहुंच सकते थे। अब ये क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यूँ समझना कि स्पेस टाइम फैब्रिक है ये पूरा पूरा बहुत लंबा चौड़ा है। आपको इस कोने से उस कोने तक पहुँचने के अंदर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर लग जाएंगे, आप यहाँ से वहाँ तक जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वर्म होल एक ऐसी घटना होती है जहाँ पे आपका जो स्पेस टाइम फैब्रिक है ये बैंड हो जाता है, और ये बैंड होकर के इसका ये कोना और ये कोना ये बैंड होकर के इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इस कोने पर थे ना यूनिवर्स के, तो ये जैसे ही आपका कनेक्ट हुआ आप इधर से इधर एक झटके में पहुंच गए, और आप एक झटके में यूनिवर्स के इस कोने से दूसरे कोने पे आ गए। एग्जैक्टली यही आगे चल गया। अब आपने ऐसे नहीं होता यार, ये अभी की साइंस इसको नहीं समझा पा रही। क्वांटम फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी जब आएगी वो इसी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, और ये सब चीज़ें मैथ्स प्रूव कर चुकी है। इसका मतलब है तो सही। अब उसको हम कब ऑब्जर्व कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पकड़ में आएगी कि जो आगे चल करके हम इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल करेंगे ना, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के अंदर, तो वहाँ पे इसी टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं उनको काम में लिया जाएगा। जहाँ पे या तो वर्म होल को हम काम में लेंगे या फिर हम काम में लेंगे वार्प ड्राइव को। आपने अगर कभी भी साइंस फिक्शन बेस्ड स्पेस की मूवीज देखी हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि वो कोऑर्डिनेट्स डालते हैं और उसके अंदर बस एक बटन दबाते हैं और एक अजीब सी आवाज़ आती है और वार्प ड्राइव ऑन होता है, और वो एक जगह से दूसरी गैलेक्सी के अंदर एक झटके से दूसरे झटके में उधर। वार्प ड्राइव क्या है, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस टाइम फैब्रिक को ही वो इस तरीके से बैंड कर देता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गए। वर्म होल जो है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है। ये जो वार्प ड्राइव है इसमें आप स्पेस टाइम को वार्प कर दे रहे हो, मोड़ दे रहे हो, आप कर रहे हो इसको। और जो वर्म होल है ये प्राकृतिक फिनोमेना है जहाँ पे यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने पर आप एक झटके के अंदर जो पहुंच सकते हो। वो आपका एक गेटवे है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का। तो ये जो वर्म होल का कंसेप्ट है ये आपके ब्लैक होल से रिलेट होकर के आता है। तो इसके कारण से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैक होल को बहुत फैसिनेटिंग बनाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं, जिसके कारण से हमको इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, भले वो आपके स्पेस टाइम फैब्रिक या समय के साथ में ब्लैक होल का संबंध हो, चाहे वो मास या ग्रेविटी से आपका ब्लैक होल का संबंध हो, चाहे वो आपके यूनिवर्स के इंजन के रूप में ब्लैक होल की क्या तरह बात हो। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल जो इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो या सत्य या असत्य जो उसकी पहचान कीजिए। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है आपका कि इन्हें यूनिवर्स का इंजन कहा जाता है, और ये जैसे ही लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे को, सबसे पहला जो एक सामान्य बच्चा से दिमाग में आएगा ब्लैक होल, वो कैसे यूनिवर्स का इंजन थोड़ी हो सकता है, वो तो खत्म कर देता है सब चीज़ों को। ये तो बिल्कुल सरासर गलत पॉइंट है, गलत नहीं है भाई, ये सही है। और जो वर्म होल का कंसेप्ट है ये भी आपके ब्लैक होल से ही एसोसिएट किया जाता है। तो वर्म होल का संबंध निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड या खगोलीय घटना से है, और नीचे आपके ब्लैक होल फलाना ढिमकाना ये वो नाम लिखा हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे पता रहना चाहिए इसका लेना देना किससे, ब्लैक होल से। और ब्लैक होल की चीज़ें यहीं तक रुकी भी नहीं है भाई, ब्लैक होल इससे कहीं ज़्यादा परे जाता है। अभी अगर 3 महीने पहले की बात करूँ तो एक स्टडी थी, तो उसका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको बताने को बता रहा हूँ, ठीक है। कि और वो चीज़ कनेक्ट होती है, इसलिए मैं उसको कनेक्ट करके भी आपको बता रहा हूँ।
हमने ना बचपन के अंदर एक चीज पढ़ी हुई है, एक चीज सुनी हुई है हमें, जिसके अंदर अपन ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति के कण कण में भगवान है, हर चीज जो है आपके अलाइव है, सब चीज अलाइव है ना, तो सभी जगह पे भगवान है। असल में ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये चीज जो अभी मैं बता रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको पता है किसी भी चीज को उठाओ आप इस प्रकृति के अंदर, किसी भी चीज को, छोटे से छोटी, इवन मैं जैसे बताऊं जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं सच एज प्रोटॉन हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, उनकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसके बारे में आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन को पता होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को पता होता है कि आप इसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन को पता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, एक एक इलेक्ट्रॉन को पता है कि आप उसको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। और मजे की चीज पता है क्या, जब आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे होते हो ना वो अलग तरीके से बिहेव करता है, और जब आप उसको नहीं देख रहे होते हो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। हर एक इलेक्ट्रॉन को पता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को। और उसमें भी मजे की चीज पता है, तुम अगर उसको खुद से देख रहे हो तो एक अलग बात है, अगर तुम उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हो ना तो भी उसको पता है कि तुम उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और वो तब अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे तुम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हो ना वो अलग तरीके से बिहेव करता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। उससे भी मजे की चीज ये है कि अगर तुम यहाँ रिकॉर्ड करना है, यहाँ से देखना छोड़ो, तुम अगर जाकर के चंद्रमा पर बैठ गए और तुमने कहा हाँ अब हिल के बता, और तुम वहां से भी उसको देख रहे हो ना, उसको पता है कि तुम उसको देख रहे हो क्या रिकॉर्ड करो, और वो अलग तरीके से बिहेव करता है। ये रियलिटी, रियलिटी मतलब रियलिटी ही है ना। यहाँ से जो चीज निकल के आती है वो ये है कि हमारी मल्टीपल रियलिटीज को एग्जिस्ट करती हैं, और एक ऑब्जर्वर होता है जो आपकी उन मल्टीपल संभावनाओं में से जो एक आपकी वास्तविकता में कन्वर्ट होगा, रियलिटी में कन्वर्ट होगा, उसको डिसाइड करता है कि तुम हम जब देख रहे हैं ना तब वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि उसकी रियलिटी डिफरेंट है, और जब आप और हम नहीं देख रहे तब उसकी रियलिटी डिफरेंट है। यानी कि आपका भविष्य क्या होगा, आपकी रियलिटी क्या होगी, आपकी आपकी चॉइसेस पर भी डिपेंड करता है और आपके ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है। यानी कि हमारे सेम टू सेम चीज, जब आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए बोल रहे हो तो सेम टू सेम चीज हमारे ऊपर, अभी तक जो बात बोली वो 100% प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वैज्ञानिकों ने रिसेंटली इसको लेकर के एक स्टडी पेपर पब्लिश किया था, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी चीज को जब आगे एक्सटेंड किया गया तो उसके अंदर ये कंसेप्ट आया है कि साहब शायद आप और हम जिसे भगवान मानते हैं ना, जो हमारी रियलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, वो भगवान और कोई नहीं, ब्लैक होल है, जो हमारा ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है और हमारी रियलिटी को वास्तविकता के अंदर जो हमारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में आपके कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि और कोई चीज ऐसी नहीं है जो कॉमनली सभी के ऊपर सभी तरफ से एक तरीके से आपके ऊपर ऑब्जर्व कर सके, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो वो कंसेप्ट था बहुत ज्यादा साइंटिफिक था, टेक्निकल बातें थी, मैंने वो सारी स्किप करके आपको सीधा सीधा बताया, और अभी तक वो साइंटिफिक पेपर है आपका, उसके ऊपर अब बातें होगी, अब उसके ऊपर काम होगा, देन जाके बातें होगी साहब ये वास्तव में सही है या नहीं है, और सही है तो किस हद तक सही है, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, पर ये इस टाइप की भी बात आपकी हो रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो आप ब्लैक होल जो वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो आप याद रखना, और बाकी जो लिखने की चीज़ है वो ये है, और इसको आप लिख लो।